वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ जितनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी रिलेटेड कौन कौन से न्यूज़ है उस पर भी हम लोग एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया रहता है, जहां से आप लोग दैनिक जागरण का अंडरलाइन पेपर तथा साथ ही साथ की पॉइंट जो दिया जाता है दैनिक जागरण का वो आपको अवेलेबल होगा। आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का एक पैकेज बना होगा जिसका मात्र आपको 299 रुपया रखा गया है वार्षिक। इसे 1 साल का वैलिडिटी के साथ रखा गया है, तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिए जो भी यूपीएससी और स्टेट एस्पिरेंट है, क्योंकि यह बहुत ही कंप्लीट पैकेज के रूप में आप लोगों को उपयोगी होगा। साथ ही साथ आपको बहुत से टेस्ट सीरीज चलते हैं, वहाँ पर आपको ऐप में अवेलेबल होगा यूपीएससी का, बीपीएससी का, जल्द ही यूपीपीसीएस का स्टार्ट होगा टेस्ट। तो आप लोग वहाँ पर बहुत ही कम दरों पर चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि आप लोग के लिए कंफर्टेबल जोन में आप लोग चीज़ों को कवर कर सके। और स्टडी जो मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी आप लोग स्वयं जांच लीजिए। तो चीज़ें हमसे जुड़िएगा ताकि आपकी संतुष्टि सबसे इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी और बीपीएससी का बैच भी प्रारंभ है, तो आप जो लोग अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं 5 तारीख से नई दरें लागू हो जाएंगी। ग्रुप में सेंड कर दिया गया है नई दरें। आप लोग जो भी अब 1 से 5 तक जो भी शेष रह गए हैं 100 स्टूडेंट के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसे परचेज कर लीजिए बिना संकोच किए हुए, बिना कुछ देरी किए हुए। देखिए बहुत सी चीज़ें आप लोग को दी जा रही हैं। आप लोग पहले चैनल को पहले व्यू कीजिए, यूट्यूब चैनल को, उस पर जो पॉलिटिकल क्लासेज, हिस्ट्री की क्लासेज और भी नेक्स्ट क्लासेज जो होंगी उसको पहले रिव्यू कीजिए, देखिए, समझिए, उसके बाद चीज़ों को लीजिए। क्या आपको एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कराया जा रहा है या नहीं। टॉपिक जो एग्ज़ाम में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के टॉपिक मेंस में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया गया है नहीं। पहले जाँच कीजिए तब आगे चीज़ों को जोड़िए, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हम अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझिएगा तब तक उसका आउटपुट आपके रिज़ल्ट के तौर पर नहीं देखने को मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत से स्टूडेंट मुझे हम लोगों के ग्रुप में हरियाणा से स्टूडेंट आए हैं, बंगाल से स्टूडेंट आए हैं, आपको दिल्ली से स्टूडेंट, असम से एक अभ्यर्थी हैं वो जुड़े हैं। तो चीज़ों को समझिए कि नहीं, हम लोग का किस रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बिना सोचे समझे चीज़ों को, जो सोशल मीडिया पर या तो यूट्यूब दुनिया में आप घूमते हैं, चीज़ों पहले जांचिए कि कौन सा चैनल आपको एग्ज़ाम ओरिएंट टू दी पॉइंट बात कर रहा है, उसके अनुसार आप चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो घटना हुई थी ना, उसमें मैंने कल ही जिक्र किया था प्रशासनिक और जो गलतियां रही हैं इस घटनाक्रम में, साथ ही साथ कुछ अव्यवहारिक जो आचरण है लोगों का कर्तव्य के संदर्भ में, जो चीज़ें मैंने कल चर्चा किया था उसी का देखिए सबूत आप लोगों को आज देखने को मिलेगा। देखिए किसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और यूट्यूब पर और प्लस फेसबुक पर, ट्विटर पर, सभी जगह इस वीडियो के लीकेज, जो लीक वीडियो है कवर हो रहा है, जिसमें पुल को किस तरह क्षतिग्रस्त करने का प्रयास कुछ असामाजिक तत्वों ने किया था। तो ये देखिए घटनाक्रम में लोगों के व्यवहारिक स्तर में परिवर्तन का दौर है। आप ऐसे लोगों को कैसे आप ठीक कीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे मान लीजिए 131 करोड़ जो जनसंख्या हमारी है भारत की अभी वर्तमान में, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगाना या ऐसे कर्मियों को लगाना जो प्रत्येक व्यक्ति पर नज़र रखे, कभी संभव नहीं, किसी भी देश और प्रशासन के लिए संभव है ही नहीं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सामूहिक योगदान हर मामले में देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए अगर इस प्रकार की असामाजिक तत्वों के द्वारा नहीं की जाती, पुल को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास, जैसे इसके देखिए तार लगे हुए हैं उसको पैर से मार के तोड़ रहे थे, या तो झूला झूलने के क्रम, मान लीजिए दोनों तरफ से है तो लेफ़्ट राइट करेंगे तो झूला ऐसे ऐसे झूलेगा ना, कभी राइट जाएगा, कभी लेफ़्ट जाएगा, कभी राइट लेफ़्ट होता है। तो इसी क्रम में ये रस्सी एक क्षमता के अनुसार है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं इसकी क्षमता, मान लीजिए 50 आदमियों को ले जाने के लिए तो 5000 आदमियों को सहने की क्षमता होगी, ऐसा तो नहीं ना, बिल्कुल है। जो चीज़ें समझिए, इसमें क्षमता 50 लोगों को चलने के लिए, अब 5000 लोग अगर मान लीजिए चलेंगे तो इसकी क्षमता कमज़ोर होगी या टूटेगा ही कमज़ोर। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर 300 से अधिक लोग मौजूद थे उस वक्त पुल पर।
या वीडियो के तहत आप लोग देख सकते हैं, या तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर, जबकि क्षमता है 100 से लेकर 125 लोगों का। अब इसके डबल वजन से लोग इस पर जा रहे थे और प्लस इसको क्षतिग्रस्त उसी दौरान करने का प्रयास किया था लोगों के व्यवहार में, तो पुल टूटेगा ही। तो उसके बाद देखिए प्रशासनिक अक्षमता जो नज़र आती है उसमें देखिए, दोनों और पुल के दोनों ओर टिकट खिड़की थी, दोनों और टिकट बेचे जा रहे थे, क्षमता से अधिक लोग हो जाने पर भी टिकट बिक्री बंद नहीं की गई। देखिए सबसे ड्रॉबैक प्रशासनिक जो प्रशासन इसका था इस पुल के संदर्भ में देखिए कि क्षमता उनको पता था कि इस पुल की क्षमता कितना है, टिकट अगर बिक गए दोनों इंड के तरफ से आपको कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा तो आप इसकी कमी ले सकते, इसे समझ सकते हैं। साथ ही साथ भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का कोई जवान या गार्ड मौजूद नहीं थे। इसके चलते लोग अनियंत्रित तरीके से पुल पर जा रहे थे, चल रहे थे। भारतीय लोग हैं, जहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाता है वहाँ पर अपने बचपने वाले स्वभाव को लेकर आते हैं और इस प्रकार घटनाओं को अंजाम देते हैं, ताकि चीज़ें देखिए, एंजॉयमेंट का एक हद होता है, हद देखिएगा, आप वीडियो देखिए तब समझ में आएंगे उन लोगों के। अब उनको पकड़ा गया है तो बहुत से चीज़ों को गिल्ट फील कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाए, इससे इतने लोगों की मृत्यु न हो गई, बहुत लोगों के घर का वंश तक चला गया है, तो उसके दर्द का भरपाई कौन करेगा, अब इन लोगों से पूछिए। अब देखिए नेक्स्ट था, पुल के पास जो ओरेखा कंपनी के आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य के लिए कोई सुरक्षा उपकरण नहीं रखे गए थे। तो कितना लूप होल है ये समझिए। तो मैंने कल ही आपको बताया था, इसे केस स्टडी के तौर पर आप इसे यूज़ कीजिएगा। कहीं भी इस प्रकार घटनाओं के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे कि मान लीजिए आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आप किसी क्षेत्र के डीएम हैं या एसडीएम है अपने क्षेत्र प्रदेश के, तो वहाँ पर भीड़ नियंत्रण के लिए आपके पास कौन कौन से उपकरण है, उपाय हैं। तो इससे आपको सीखना है कि जो यहाँ पर लूप होल हो गया है ना, उन लूप होल को यहाँ पर नियंत्रित करना है। तो देखिए इस प्रकार के केस स्टडी को अगर एग्जाम में आप पुट करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से लोग ये कहेंगे आपको कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस करने से या दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सुनने से, पढ़ने से क्या ये यूपीएससी क्लियर हो सकता है? तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल नहीं होगा। क्या द हिंदू पढ़ने से यूपीएससी क्लियर होगा या पीसीएस, स्टेट पीसीएस? बिल्कुल नहीं होगा। आपको तब क्लियर होगा जब इसके एस्पेक्ट को अपने एग्जाम ओरिएंट बनाइएगा। जो न्यूज़ दिया जा रहा है इसको एग्जाम ओरिएंट टॉपिक को कवर नहीं कीजिएगा, एग्जाम ऑफ व्यू से नहीं सोचिएगा, तब तक कोई यूपीएससी का एग्जाम, स्टेट पीसीएस का एग्जाम न द हिंदू दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से क्लियर कर सकता है, न द हिंदू आप पढ़ रहे हैं उससे आपको क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, पेपर इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर में जो फैक्ट दिए हुए हैं उसको एग्जाम ओरिएंट कन्वर्ट करने का एक कला होना चाहिए आपके पास। उसे किस न्यूज़ को किस तरीके से, अब मान लीजिए इसको सिंपल वे से न्यूज़ आपको देख लीजिएगा, पर मैं इसे आपको बोल रहा हूँ केस स्टडी के तौर पे यूज़ करना है। तो कितना आसमान ज़मीन का अंतर हो गया है, सोच के देखिए। अगर सिंपल न्यूज़ के तरीके इससे देखिएगा तो इससे 1 नंबर भी प्राप्त नहीं होने वाला है, पर इसे केस स्टडी के तौर पर प्राप्त यूज़ कीजिएगा तो 5 से 7 नंबर आपको 10 वाले जो नंबर होंगे, क्वेश्चन नंबर होते हैं, उसमें 5 से 7 नंबर आपको इस केस स्टडी के तौर पर मिल सकता है। तो अंतर आप समझिएगा। बहुत से स्टूडेंट आपको, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पढ़ने से या तो द हिंदू पढ़ने से या तो बहुत से पेपर हैं उसको पढ़ने से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। एकदम बिल्कुल नहीं, मैं भी बोलता हूँ इस चीज़ को, पर उसके चीज़ों को समझिए, अपने एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए लूप होल कितने थे, लूप होल को आपको केस स्टडी के तौर पर यूज़ करना है। आगे कभी प्रश्न आपसे पूछे इस प्रकार, या तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न पूछता है, इस प्रकार घटनाओं के क्या कारण रहते हैं, अगर आप प्रशासन में होते तो आप किस रूप से कार्य करना चाहते, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो। तो यही लूप होलों को चर्चा करनी है। देखिए अमूमन 1 से लेकर 100 केस स्टडी आप ले लीजिएगा इस प्रकार की घटनाओं का, जहां पर भीड़ अनियंत्रित होकर घटनाएं होती हैं, तो अमूमन सारे जो फैक्ट है ना केस स्टडी, जिसके जो त्रुटियां नज़र आ रही हैं, अमूमन वही त्रुटियां वहाँ भी होंगी। मान लीजिए अब कोरिया का ही ले लीजिए एग्जाम्पल, कोरिया में भगदड़ मची है तो वहाँ भी इसी प्रकार के लूप होल होंगे।
पढ़िएगा आप लोग, मैंने अभी आगे चर्चा करूंगा उस पर, देखिएगा उसमें भी लगभग लूप होल यही होंगे जहां पर प्रशासन अक्षमता देखने को मिला। नियंत्रित करने के लिए प्रशासन नहीं रहा होगा, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होगा, या तो मेंटेनेंस जो संस्था जो एजेंसी काम कर रही हुई उस ऑर्गेनाइजेशन को काम उस ओकेजन को काम करने के लिए जो संस्थाएं काम करती है वो बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं कर रही होगी। तो यही केस स्टडी होता है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। देखिए यह बहुत ही चर्चा का विषय है और बहुत ही अनिंदनीय भी रहता है जो इस प्रकार की घटनाएं प्रशासनिक कर्मियों के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा की जाती, क्योंकि उनके पास भी इससे पहले विकल्प नहीं थे, यही बेस्ट साधन हुआ करता था किसी के दुष्कर्म के मामले में जांच करने के लिए। देखिए समय परिस्थिति के साथ मैं आपको क्या बोलता हूँ कि बदलाव जरूरी है। मान लीजिए 47 से 80 40 से 50 60 70 80 के दशक में, 90 के दशक में अगर ऐसी घटनाएं होती थी दुष्कर्म के मामले में, तो 2 फिंगर यूज़ कर इसकी जांच की जाती थी कि दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ इसके संदर्भ में। देखिए बात यहाँ समझिएगा तो मैं आगे बात करूँगा, ऐसे किसी अन्यथा नहीं लीजिएगा आप लोग। देखिए दुष्कर्म पीड़ित का 2 फिंगर टेस्ट करने वाला कदाचार का दोषी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है, सवाल उठाया है, तो यह ध्यान रखिएगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछड़ी और आक्रामक जांच आज भी चलन में है। जो 2 फिंगर जांच है, इसमें होता है क्या कि जो दुष्कर्म के मामले के जो आते हैं उसकी जांच के लिए ना 2 उंगली से आपको महिला स्वास्थ्यकर्मी या पुरुष स्वास्थ्यकर्मी आपको महिला के योनि में 2 फिंगर का यूज़ करके उनकी सेंसिटिविटी जांच करती है। तो यह कहीं ना कहीं एक समझिए, पहले तो महिला का दुष्कर्म हुआ, उस बीच अनजान व्यक्ति के द्वारा, देखिए डॉक्टर है तो क्या हुआ, फिर भी तो उस महिला के लिए अनजान ही व्यक्ति रहा ना, उसके प्राइवेट पार्ट में अगर इस प्रकार की जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके मानसिक और जो शारीरिक जो प्रताड़ना है उसको बढ़ावा देता है। तो इसी क्रम में हालांकि इससे पहले जो 2000 के मामले आए थे, 2004 के मामले, 2013 के मामले, उसके क्रम में ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इसकी जांच पर प्रतिबंध लगाया सरकार ऐसा, पर फिर भी जारी है ये सिस्टम में। तो इस पर हम लोग अभी बात करेंगे क्या है नहीं है चीज़ों को। तो साथ ही केंद्र और राज्यों को इस पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो 2 फिंगर पर आपको रोक करने की जो कहा है, दुष्कर्म पीड़ित को 2 फिंगर टेस्ट करने वाले कदाचार का दोषी, अगर कोई संस्था, कोई एजेंसी अगर इस प्रकार से काम कर रही है अर्थात स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं तो उसे कदाचार माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बात की गई है। और न्यायमूर्ति जो है DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की टिप्पणी पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी दी है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड का मामला है, तो झारखंड के जो भी लोग हैं इसे अच्छे तरीके से JPSC के संदर्भ में तथा नेशनल न्यूज़ पर UPSC भी है, तो आपको इसकी है ना एथिक्स वाले पेपर में इसे प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, या तो पेपर 2 है वहाँ पर न्यायालय और फैसले जो आते हैं उसमें भी प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो आपको यहाँ से समझना है कि हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2018 को इसके संदर्भ में कुछ निर्णय दिए। जो भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ से अब देख लीजिएगा। अब मैं इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक और जो चीज़ें हैं उस पर मैं आपको चीज़ों को स्पष्ट करूँगा और बताऊँगा कि क्यों इतना सुप्रीम कोर्ट इस कदर से बात पर चीज़ें आपको दे रही है। इस कथित जाँच का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही इससे दुष्कर्म का होना या न होना साबित हो जाता है। 2 फिंगर यूज करने के बाद यह कभी भी नहीं कोई बता सकता है कि हाँ उस महिला के साथ दुष्कर्म के सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी आप कैसे जांच कर पाइएगा। तो इसलिए चीज़ें दी गई थी। इससे दुष्कर्म पीड़िता की गरिमा और निजता का उल्लंघन होता है या और भी ज़्यादा पीड़ित होता है। अब मान लीजिए किसी महिला का दुष्कर्म हुआ, वो जाती है मेडिकल जांच करवाने, तो उसका 2 फिंगर किया जाता है। 2 फिंगर में एक व्यक्ति समूह के पास जाके जांच करवाएगी ना, मान लीजिए कम से कम न्यूनतम 2-3 अधिकारी तो वहाँ होंगे ना, मान लीजिए कंपाउंडर होगा, एक नर्स होगी या तो एक डॉक्टर होगा और एक हेल्पर होगा, 3 से 4 लोग होंगे। अब उसके सामने वो अपने प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर से जांच करवाई थी। सोचिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से गुजरती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक मानवीय आधार पर भी एक गलत रीति का चलन चल रहा था, जो चीज़ें
आपको समझनी चाहिए। अब महिला पुरुष महिला डॉक्टर भी है तो इसके मतलब ये बिल्कुल तो नहीं है ना कोई महिला किसी दूसरे महिला के सामने अपने प्राइवेट पार्ट को इस प्रकार से जांच के नाम पर इस प्रकार ओपन करे, ये तो नहीं है। तो इसे मानसिक प्रताड़ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। या आप वैसे टेस्ट को जारी कीजिए, ऐसे चीज़ों को जारी कीजिए जिसके आधार पर उसकी जांच भी प्रासंगिकता भी बनी रहे और उसके जो महिला दुष्कर्मी के साथ दुष्कर्मी जो हुआ है महिला का, उसके स्वभाव के आचरण में बदलाव भी नहीं है, अर्थात उसे ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ आके फंस गई, किस प्रकार की जांच हो रही है, क्योंकि उससे पहले उसको पता ही नहीं रहता है कि इस प्रकार की जांच भी होती है। जब वो जाएगी मेडिकल में तो इस प्रकार की जांच उनके समय आएगी तो चीज़ें और भी प्रशासनिक अक्षमता भी देखने को यहाँ मिलता है। अब जानबूझ के भी चीज़ें डरा धमका के भी लोग जांच के क्रम में देखते हैं कि इस प्रकार की जांच की जाती है, क्योंकि मैं मेडिकल क्षेत्र में मुझे पता है कि इस प्रकार के चीज़ें हुआ करती हैं। और व्यवहार मैं आपको क्या बोलूँ, किताबी स्तर पर कुछ चीज़ें लिखी रहती है, व्यवहारिक स्तर पर उसका आचरण व्यवहार अलग होता है। बहुत मेडिकल जांच जब आती है डरा धमका के धमकी दे के डांट के इस 2 फिंगर कराया जाता है। महिला डॉक्टर जो होंगी कुछ कुछ अशब्द बोली जाती है, तो देखिए धरातल पर कुछ और ही चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार के नज़र में जो केंद्र न्यायालय के नज़र में गई थी, तो बातें 2003 से ही चली आ रही है। शीर्ष अदालत ने 2 फिंगरप्रिंट के मेडिकल कॉलेज पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की सुनिश्चित करने को कहा है और इसमें दुष्कर्म जो पीड़िता की जांच में 2 फिंगर टेस्ट के सुझाव देने का जिक्र तक नहीं हो, ऐसा बात बोला है सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अब पाठ्यक्रम में बदलाव कीजिए आप लोग, उसमें 2 फिंगरप्रिंट की जो 2 फिंगर प्रिंट टेस्ट का जो चर्चा है आप उस सिलेबस से उससे बाहर कीजिए, इसकी चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। तो सोचिए कितना बड़ा कदम हो सकता है यह इस प्रकार से। और आईपीसी की धारा जो 375 है दुष्कर्म के मामले, इसका कोई मतलब नहीं है कि महिला यौनाचार की अभ्यस्त है या नहीं है, अर्थात इस प्रकार से आपको 375 के संदर्भ में भी चर्चा हुई है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिएगा। और देखिए यह पुरुषवादी और सेक्सिस्ट सुझाव है कि महिला के दुष्कर्म के बयान पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सेक्सुअली एक्टिविस्ट है। अगर मान लीजिए कोई महिला वर्कर सेक्स वर्कर भी है तो भी अगर उसका दुष्कर्म होता है तो भी उसका 2 फिंगरप्रिंट इस नहीं किया जाना चाहिए। इस अगर वो भी अगर बोलती मेरा दुष्कर्म हुआ है किसी मामले में किसी अनजान लोगों के साथ, तो देखिए उसको भी इसी संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। तो यह कितना व्यापक आधार लेकर आ रहा है इस मामले महिला को एक मर्यादित जीवन जीने के लिए। क्योंकि देखिए चीज़ें हैं ना, आप सब कुछ नज़र से ठीक कर सकते हैं। अगर कोई महिला अपनी नज़र में अपने कार्य से अगर अपने ये चीज़ समझ ले कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ और उसमें मानसिक रूप से मानसिक दबाव बढ़े, तो कहीं ना कहीं अवसाद बढ़ेगा और चीज़ें देखिए कभी भी सिस्टम के ओरिएंट काम नहीं हो पाएगी। इसलिए इस प्रकार की घटना में आपको एक प्रमाणिक और वैज्ञानिक जांच जरूरी है। तो बहुत से जांच टेस्ट होते हैं तो उसको आधार बनाना चाहिए। तो यही बातें की गई है, बस जानकारी के लिए आप लोग इसे रखिएगा। और देखिए इसे यूज जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मान लीजिए केस स्टडी के तौर पर आपको जैसे इंथेसिया के बारे में पूछा जाता है ना, या इच्छा मृत्यु के बारे में, इसी प्रकार के टॉपिक से केस स्टडी के तौर पर इसे पूछा जा सकता है। प्रशासन उन्नयन के संदर्भ में दुष्कर्म के जो मामले आते हैं उसमें 2 फिंगरप्रिंट टेस्ट कहीं ना कहीं हमें महिलाओं के मानसिक जो स्वतंत्रता है उसे कहीं ना कहीं भंग करता है, मानसिक उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। किस प्रकार से आप इसे समझते, तो एथिक्स के पेपर 4 में यह कवर करेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिख दंगे और सिख विरोधी दंगे और ऑपरेशन ब्लू स्टार की फाइलें सार्वजनिक करने की मांग भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही। देखिए अब ये राजनीतिक रूप से हो सकता है, पर इसके जो एस्पेक्ट है उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी आपको इस सब की जानकारी, देश में कुछ ऐसे घटनाएँ हैं जैसे आपको जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। जैसे आपको यह ब्लू स्टार जो घटना है वो आपको याद होना चाहिए, उसी तरह गोधरा कांड जो हुआ था वो याद होना चाहिए था, कश्मीर का जो पलायन हुआ था हिंदुओं का वो याद होना चाहिए। इसी तरह नरसंहार बहुत से हुए हैं,
बहुत से क्षेत्रों में, तो उनको याद, आपको जानकारी बस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को ही पढ़िए। एक्चुअली होता है कभी आपके व्यवहारिक ज्ञान कभी कब कहाँ यूज हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता है। अब मान लीजिए ब्लू स्टार के संदर्भ में चीज़ें उभर कर सामने आएंगी, तो आपको यह किस रूप में अपने एग्जाम में यूज करिएगा आपको खुद नहीं पता है। जब आप चीज़ों को पढ़े रखिएगा ना, तो उसके सारे एस्पेक्ट को किसी आंसर में, किसी क्वेश्चन के आंसर में लिखने में आपका उपयोग हो सकता है। इसलिए देखिए, यह पीटी में भी आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, ब्लू स्टार क्या है ये पूछ सकता है। मेंस में आपको इससे रिलेटेड चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं पूछी जाएगी, पहले कभी पूछी गई हो मुझे नहीं पता है, पर इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे आपसे किए जा सकते हैं कि अलगाववाद की समस्या क्या है, उग्रवाद की समस्या क्या है, या अलग स्टेट बनाने के लिए जो बातें की जाती है वो क्या है। तो इस प्रकार की अवधारणा आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपको कवर करना है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें कुछ बातें की गई हैं, इस पर बहुत सी कमेटियां बैठी है, जिसमें आपको 1984 के सिख दंगे हुए थे, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और 1984 के सिख विरोधी दंगे जो जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग की गई है, जिसमें चार जांच कमीशन, 9 कमेटी और 2 SIT के गठन के बावजूद दंगों में पीड़ित जो है उन्हें न्याय नहीं मिला, आरोप लगाते हुए सच्चाई को सामने लाने के लिए एक आयोग के गठन की बात की गई है। अर्थात पुराने फाइलों को खोलने की बात की गई है ताकि उन्हें सिख लोगों को न्याय मिले। अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अधिकारी जो है GBS सिंधु के पुस्तक द खालिस्तान कॉरेस्पेंसी के हवाले से ये देते हुए सी ने कहा कि तत्कालीन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, हत्या के विरोध में सिख दंगे फैलाने की सच्चाई से परे है। तो कुछ बातें यहाँ की गई है। इस पुस्तक को नाम याद रखिएगा, GBS सिंधु के द्वारा जो लिखा गया है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। तो ये देखिए, आपको 1985 के चुनाव के दौरान यह सिख दंगों को साजिश काफ़ी पहले रची गई थी, तो ये इनका मानना था, इसके संदर्भ में चीज़ें की गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जस्टिस ढींगरा कमीशन की बात की गई है। तो जस्टिस ढींगरा कमीशन जो थे, रिपोर्ट में सिख विरोधी दंगे और उसके बाद के आरोपित को बचाने के लिए अदृश्य शक्तियों का हाथ होने का जिक्र करते हैं, अर्थात किस प्रकार की शक्तियाँ थी उसमें, उसकी चर्चा वो करते हैं। और लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से फाइल है, जैसे आपको जो हमारे सुभाष चंद्र बोस की फाइलें हैं, या तो फिर जो हमारे PM रह चुके हैं जिनका ताशगंज में हत्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी, हत्या ही कहिए उन्हें, मृत्यु जो चीज़ें थी, जो हमारे जो जय जवान जय किसान के नारे दिए थे, उनकी फाइलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई, कोई भी उनके मामले के सार्वजनिक चीज़ें नहीं है। तो सोच के देखिए कि हमारा देश का PM किसी वार्ता में जाता है कहीं, उनकी लाश वहाँ से वापस आती है, और इस पर कोई वैलिड है ना, वैलिड आपको जांच आयोग तक नहीं बैठती है। सोच के देखिए, न इस पर कोई रिपोर्ट संसद में दी जाती है, न ही कोई इस पर सार्वजनिक वार्ताएं की जाती है। तो आप समझिए कि कुछ न कुछ अदृश्य शक्तियाँ कार्य करती है। अदृश्य शक्तियों का मतलब सत्ता संतुलन के लिए कुछ चीज़ें होती है। तो इस प्रकार की बहुत सी फाइलें को जरूर है, हमें जानने का हक है। हमारे एसेट हैं वो, और बहुत से लोग जो उन्हें मानते हैं, समझते हैं, तो उनको जानने का यह हक भी है कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी, या तो जो सुभाष चंद्र बोस, उनका हवाई दुर्घटना किस रूप से हुआ था। तो ये आपको समझ, इसी प्रकार सिख दंगे में जो वास्तविकता थी, उसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ब्लू स्टार की घटना क्या थी, उसकी वास्तविकता क्या थी, सबको जानने का हक आम जनता को है। तो इसके लिए बातें हो रही है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग इसके की पॉइंट को देखेंगे। की पॉइंट के तौर पर हम लोग देखेंगे कि क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या है, पहले ये जानिए आप लोग। तो यह अमृतसर जो है, जो स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सैन्य अभियान के द्वारा किया गया, भारतीय सैन्य जो था के द्वारा किया, एक कोड नाम है ब्लू स्टार। ध्यान रखिएगा, ये कोड नाम के तहत है। जैसे किसी भी अभियान, किसी भी युद्ध के संदर्भ में कोड जनरेट किया जाता है ना सेनाओं के द्वारा, तो वही कोड है, दिया हुआ कोड ब्लू स्टार है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो 5 जून याद रखिएगा, 1984 याद रखिएगा।
अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी के मुख्य रूप से अमृतसर के हर मंदिर साहिब परिसर, जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, नियंत्रित करने के लिए इन अलगाववादी वहां चले गए थे इस मंदिर में और कब्जा कर लिए थे। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा की गई आदेश दिया गया था। यह पहली ऐसी घटना थी जो किसी मंदिर परिसर में इस प्रकार के अलगाववादियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता और सेना उसमें जाती है उसे छुड़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा, सिख चरमपंथी धार्मिक नेता जर्नैल सिंह भिंडावाला और सशस्त्र अनुयायियों ने इस परिसर के बाहर निकालने की भारतीय सेना मंदिर परिसर में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिए, जर्नैल सिंह भिंडावाला बहुत ही चर्चा में रहता है, आगे मैं उस पर चर्चा करूंगा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दो घटक थे। क्या घटक थे? ऑपरेशन मेंटल अर्थात मंदिर परिसर में पर आक्रमण कर उन लोग अलगाववादियों को बाहर करना। दूसरा ऑपरेशन सॉफ्ट राज्य के ग्रामीण इलाकों तक सीमित था, जहां पर राज्यों के ग्रामीणों को धार्मिक भावनाएं जो आहत हो रही थी, मंदिर में जाके सेना का जाना और वहां पर चीज़ों को करना। तो देखिए यहाँ पर उन लोगों को भी कंट्रोल करना था ग्रामीण स्तर पर। बहुत से लोग भिंडेवाला का समर्थक थे, उन्हें भी काउंटर रूप से उपयोग रोकना था। तो ये सब चीज़ें देखी थी इस ऑपरेशन के लिए। साथ ही नोट याद रखिएगा, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार ने खालिस्तान आतंकवाद को खत्म करने में मदद किया। बार बार अभी खालिस्तान का चर्चा था। हाल ही में जो भारतीय क्रिकेटर है अर्शदीप सिंह, तो उसमें भी खालिस्तान के संदर्भ में कुछ लोगों ने विवाद उत्पन्न किया था। हालांकि पूरा देश उनके सपोर्ट में था, पर देखिए मामला हमेशा रहेगा क्योंकि जब तक जड़ें समाप्त नहीं होती है ना, तब तक चीज़ें आपको बार बार उभर कर आती है। तो किस रूप से यह राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए गलत था, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर विशेष रूप से बात करेंगे। देखिए, कुछ लोगों के दिमाग की उपज है ना, हम पूरे राष्ट्र पर नहीं लाग सकते हैं। मान लीजिए कुछ व्यक्ति विशेष को लगता हो कि खालिस्तान वर्ग बनना चाहिए, खालिस्तान देश बनना चाहिए, तो बिल्कुल ये उनका वैचारिक मत हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम भारत में ऐसे हजारों जो विचारधारा के लोग हैं उनमें इस प्रकार के देश के छोटे छोटे भागों में हम बांट दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। देश का बंटवारा 1947 में एक धर्म के नाम पर हो चुका। अब किसी भी सूरत पर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर या व्यक्ति विशेष के वैचारिक मत के आधार पर देश का बंटवारा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ कभी भी अब आने वाले कई 100 साल दशकों तक नहीं होने वाला है। हाँ, राज्यों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि हमारा ये आंतरिक मामला है। हम राज्यों को किस रूप से मॉडरेट करके रखेंगे, मान लीजिए पंजाब हरियाणा हो तो कैसे रखेंगे, बिहार है झारखंड है तो हम उसे कैसे रखेंगे, झारखंड में भी अलग से, बिहार में बहुत से राज्य मांग उठ रहे, यूपी में बहुत से मांग उठ रहे, बड़ा राज्य छोटा राज्य जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसे आपको पॉलिटी के क्लास में कवर करूँगा। ये क्या है कॉन्सेप्ट, क्यों बड़े राज्य और छोटे राज्य के बीच विवाद होता है कि हाँ बड़े राज्यों को काट कर छोटे राज्य में डिवाइड करना चाहिए बिना विकास प्राप्त कर सके। हम उसको कर सकते हैं, पर देश के अंदर काट के किसी भाग को एक अलग देश बनने देंगे, अब ये कभी नहीं होगा। एक बार 47 में हो चुका है और वो किसी राजनीतिक कारणों से और जो मांग थी धार्मिक आधार पर जो वर्चस्व कायम हो चुकी थी, एक मानसिक विकार पैदा हो चुका था, तो वो अंतिम विकल्प के तौर पर अपनाया गया था। अब कभी ऐसा विकल्प आएगा ही नहीं हमारे राष्ट्र में। तो इसलिए जो भी लोग कर रहे हैं ना, दिमाग से ये निकाल दीजिए। देखिए, इसके कुछ समर्थक हो सकते हैं, जैसे उग्रवाद है ना हमारे यहाँ, नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद कुछ वैचारिक चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो यह पहले आज से 20 साल पहले भारत के 12 से 13 राज्यों में था, आज केवल 2 से 3 राज्यों तक सिमट के आ गया। और एक दिन ऐसा आएगा ये पूर्णतः, देखिए ऐसा नहीं कि सरकार पूरी तरह इसे समाप्त कर देगा, ऐसे लोग 2 4 10 लोग समूह में जरूर होंगे, तो उस पर कार्य नज़र गतिविधि रखी जाएगी। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें हैं। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार प्रणब भिंडेवाला की मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें सिख अंगरक्षकों द्वारा इसके समर्थन में जो था वो हत्या कर दी, क्योंकि देखिए 2 तरीके से यहाँ थे। एक तो इसके समर्थकों में से भी कुछ लोग थे, और दूसरा कि अमृतसर जो पवित्र मंदिर था उस पर सेनाओं को जाना, जिससे सिखों के आहत हुए थे चीज़ें, तो उसके संदर्भ में भी देखा जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सिख अंगरक्षकों के द्वारा ही हत्या कर दी थी। जबकि रॉ था उस समय, हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उन्होंने बोला था कि आप सुरक्षा में सिख लोगों को अभी तैनात मत कीजिए। तो इंदिरा गांधी ने
एक वर्चुअलिटी ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं इस प्रकार की घटनाओं को सक्षम होकर सामना कर सकता हूँ कि अगर देश का प्रमुख अगर डर गया ना तो देश के लोग डर जाएंगे कि हाँ, जो अंगरक्षक हैं उनको हटा दिए डर से कि नहीं इस प्रकार घटनाएं हुई हैं तो अलग। तो देखिए एक कटसी को डेवलप करने के लिए तो देखिए जान तो चली गई पर एक मैसेज देश में बहुत बेजोड़ इससे गया, मजबूत पक्ष एक मैसेज गया कि प्रधानमंत्री भी किसी भी मुद्दे पर है ना समझौता नहीं कर सकती है। धार्मिक आधार पर, सुरक्षा के आधार पर या तो अपने स्वास्थ्य के आधार पर। स्वास्थ्य करने का मतलब जो हमारे जो प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए जो एस्पेक्ट होते हैं सारे चीज़ों उसको लेकर समझौता नहीं कर सकती। देश सबसे प्रमुख है, ये समझौता यहाँ से एक मैसेज चला गया और आने वाले समय में यह एक ट्रेडमार्क बन गया सुरक्षा के मानक के लिए। ध्यान रखिए जो मैं बातें बोल रहा हूँ, देश को जो निर्माण करने में है ना, देश को भारत को निर्माण करने में लाखों लोग बलिदान दिए हैं, उसमें इंदिरा गांधी का इनाम। हालांकि देखिए कुछ कारण राजनीतिक विश्लेषक कर सकते हैं, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था ये गलत था। मैं भी मानता हूँ आपातकाल में जो घटनाएं हुई थी, जो कृत किए गए थे गलत थे, पर मैं भी इनके पक्ष में बहुत सी बातें रखता हूँ। जो अगर ये महिला अगर नहीं होती दृढ़ संकल्पी तो ये घटना होने के बावजूद भी अंगरक्षक के तौर पर सिखों को, जबकि जो रॉ थी उस समय जो हमारे इंटेलिजेंस थे लोग, उन्होंने इनपुट भी दिया था कि नहीं आप इन अंगरक्षकों को हटाइए अपने सुरक्षा दल से, दूसरे को रखिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। ये चीज़ें आप समझिएगा। महिला का इस प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, इस महिला का देश कितना ऋणी इसके लिए है कि इस महिला ने कुछ ट्रेडमार्क तय करके गया है और जो बाद के प्रधानमंत्री और जो हमारे राष्ट्रपति है या कोई भी जो हमारे प्रशासक है, उनको देश हित सबसे इम्पोर्टेंट है ये बता के गई। ध्यान रखिए जो मैं बातें बोल रहा हूँ। आज जो देश हित की बात हो रही है वो एक पक्ष हो सकता है कि उनका अपना आइडियोलॉजी हो सकता है, पर देश हित का कारक यह भी एक है जहाँ पर अपनी सुरक्षा का भी कुछ नज़रअंदाज किए बिना करते हुए देश का इम्पोर्टेंस, देश की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखना है। तो आप चीज़ों को समझिएगा, बस एक एस्पेक्ट से मत देखिएगा इसे कि जिसके पक्ष है पॉजिटिव पॉइंट है उसको बेहतर तरीके से इनपुट कीजिए आप लोग, और जिनके नेगेटिव पॉइंट है उनको भी बेहतर तरीके से इनपुट कीजिए। आप एक एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आप में संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। तो समझ गए इस सब चीज़ों को। और इसके बाद खालिस्तान आंदोलन क्या था ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अब जैसे हमारे नक्सलवाद की समस्या वैसे ही खालिस्तान आंदोलन भी एक समस्या के तौर पर देखी जाती है राष्ट्रीय एकता अखंडता के संदर्भ में। अब मैं क्या बोला आपको, कुछ समर्थक इसके हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुस्लिमों में भी आपको देखने को मिलेगा इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहता है, तो इस्लाम राष्ट्र क्या भारत बन सकता है? तो ये देखिए कुछ सभी लोग इस्लाम राष्ट्र चाहते हैं, मुस्लिमों में नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हिंदू में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? हाँ, हिंदुओं की संख्या अधिक है तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र जैसा प्रतीत हो रहा है, पर हमारा जो सनातन संस्कृति है सभी को समभाव के साथ रखना भारत की एक देखिए गुण है। पूरा विश्व को एक तरफ रख दीजिए सांस्कृतिक और विविधता के संदर्भ में, भारत को अकेला एक तरफ रख दीजिए, पूरा विश्व का संस्कृति सांस्कृतिक विरासत भारत लिए हुए है। तो यह बहुत ही अक्षुण्ण और जो ये इसको बोला जा सकता है आप इस संदर्भ में अतुल्य इसका विरासत है। इसको है ना आप इतने छोटे हल्के में नहीं ले सकते कि कोई विचारधारा आके इसे बदल देगी। इसके लिए सदियों, दशकों और करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि उतना वर्ष लगा है इसे डेवलप होने में। सनातन संस्कृति को, वर्तमान भारतीय संस्कृति को डेवलप होने में इतना समय लगा है, 5000 से 10,000 वर्षों का समय लगा है। तो हम अभी इतने अच्छे बेहतर रूप में हैं। भले हमारे अंदर बहुत से विवाद हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, और यह कमोवेश सभी के घर में होते हैं। मान लीजिए आपके 5 लोगों का घर है, तो आप बर्तन तो डेली आपके यहाँ टूटता है ना, डेली आवाज़ करता है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपका घर कमज़ोर है। तो इसी तरह समझिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए ये क्या था, खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन था। सभी सिख इसे नहीं मानते। ध्यान रखें मैं कुछ लोगों की बात कर रहा, और ये सभी विचारधाराओं में होता है।
इसी तरह पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान खालसा भूमि नामक एक संप्रभु राज्य, देखिए मैंने आपको क्या बोला, संप्रभु अलग राज्य की बात कर रहा है, न कि नए राज्य के गठन, अर्थात राज्यों का जो बंटवारा होकर होता है, राज्यों का बंटवारा करना ना, कि हम भाषा के आधार पर अलग होना चाहते हैं, जो धार्मिक हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर अलग होना चाहते हैं। अगर राज्य मानता है तो देखिए सरकारें मानती हैं, चलिए आपकी भाषाएं हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, तो आप एक संप्रभु राज्य मान रहा है, देश मान रहा है। राज्य की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ पॉलिटिकल क्लास में क्या है, तो आप लोग देखिएगा क्या है चीज़ें। तो यहाँ पर देश बोलता ना, आपको मैं बोला ना कि देश की कल्पना नहीं, विश्व में किसी देश को राज्य के संदर्भ में कहा जाता है। तो संप्रभु राज्य यहाँ पर देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। संप्रभु राज्य आपको समझना है, संप्रभु राज्य की ही चर्चा क्यों की गई है यहाँ पर। अब आपसे यहाँ पर आपको लगे ईरर कर दिए सर, ईरर सर ने नहीं किया है, ईरर आपको है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसमें है कि अगर मैं यहाँ देश क्यों लिखूँ, देश लिखूँगा तो यहाँ राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी, यानी उसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्र उस देश का राष्ट्रीयता उस आइडियोलॉजी को डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर राज्य की बात हो, क्योंकि पहले राज्य गठन होगा तब ना राष्ट्रीयता उसके अंदर आएगी ना। तो कई विशेषज्ञ खालिस्तान आंदोलन की जड़ों को भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में तलाशते हैं। ध्यान रखिएगा, यह 1980 के 70-80 के दशक में उपजा हुआ विवाद नहीं है, यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उपजा हुआ विवाद था, लोग उसे मानते थे। जैसे आप देखते होंगे नक्सलवाद की समस्या, वैसे ही चलिए नोट याद रखिएगा यहाँ पर, वर्ष 1947 से प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता पंजाब के सभी सिखों के लिए समान नहीं थी। वर्ष 1947 की बात हो रही है, जहाँ पर पंजाब के सभी सिखों के लिए एक समान नहीं रही, वो क्योंकि कोई सही घटनाक्रम हो, जो लोग इस प्रकार देश में बंटवारे विभाजन में पाकिस्तान में अपने पुरखों की ज़मीन छोड़कर आकर रहे और सिखों के मन में असंतोष पैदा कर दिया। अब देखिए, जब भारत का बाउंड्रीकरण हो रहा था सीमा निवारण को, तो बिन एक रात में ही डिसाइड कर दिया कि आप भारतीय हैं और आप पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी है तो लोग डर भाव से लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए। बहुत से लोग जो भारत में रहना पसंद किए वो रहे ही, पर जो यहाँ से जो तोड़ के यहाँ भागे ना, वो अपनी कुल संपत्ति को छोड़कर भागे थे। नरसंहार हुआ था दोनों तरफ। इसके बाद आपको इसके में बहुत सी मूवी भी बन चुकी, जिसे विजुअली आप लोग समझ सकते कितना नरसंहार हुआ था, किस रूप से प्रताड़ना की गई थी इस संदर्भ में। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जड़ें वहीं से पनप कर आई थी और वास्तव में पंजाबी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग, पंजाबी सूबा आंदोलन PSAB, जो पंजाबी सूबा जो मूवमेंट था उसके संदर्भ में देखने को मिलता है। आंदोलन जो हुआ था उसमें PSAB में मानी जाती है। इसी तरह इतिहासकार के अनुसार कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह प्रथम अवसर था जब पंजाब के भाषा के आधार पर अलग करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आया। तो यही इसी क्रम में देखने को मिल जाता है। वर्ष 1966 में और 47 से लेकर 66 तक में बहुत से घटनाक्रम हुए थे, जिनका जिक्र उतना उचित नहीं है, पर जो इम्पोर्टेंट है उसका जिक्र मैं कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके। वर्ष 1966 में आपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। तो आप लोग देखे होंगे कि भाषा के आधार पर जो फजल अली आयोग उसका गठन होता है, उसके बाद बहुत से राज्यों के आधार गठन हुआ है ना। उससे भी पहला 47 के बाद ही, आज़ादी के बाद ही भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी। जो अन्य हम लोग भाषा जो आधार पर जो राज्यों के गठन की बात पहले की, पॉलिटिकल क्लास में हम लोग करेंगे, पर यहाँ अमूमन जानिए कि भाषा के आधार पर आपको राज्यों के गठन की स्थापना हुई थी, तो उसी क्रम में देखने को मिला था। अंततः खालिस्तान आंदोलन की नींव वर्ष 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में गठन में हुए विवाद में ही खोजे जाते हैं। तो भाषा के आधार पर जो गठन कर दिया गया उस क्रम में, तो इन लोगों को लगा कि हमें भी संप्रभु राष्ट्र बना सकते हैं। इसमें जो विवाद उत्पन्न हुए थे, बहुत से ऐसे विवाद थे, जब मैं भाषा के आधार पर आप लोगों को जब राज्यों का गठन पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि विवाद किस रूप से उभरे थे। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ सभी चीज़ें कोऑर्डिनेट है, तो चीज़ों को पढ़ना सीखिए, जानना सीखिए, कैसे हम लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। नेक्स्ट है खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग वर्ष 1980 के दशक में
जोर पड़ने लगी और मांग तेज होने के साथ साथ इसका नाम खालिस्तान आंदोलन पड़ गया। ध्यान रखिएगा, स्वायत्त राज्य की मांग पहले उठी 1980 के दशक में, बाद में यह इस तरीके से एक संप्रभु राज्य के रूप में गठित होने की बात की गई। नेक्स्ट है पंजाब के विरुद्ध भारत सरकार के पक्षपात और रावी और ब्यास नदी के पानी के विभाजन को लेकर विवाद हुआ। इस आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो सभी एस्पेक्ट इसमें शामिल थे खालिस्तान के मांग के लिए, केवल एक कारण नहीं था, समझ लीजिएगा। चरमपंथी सिख नेता के रूप में दमदमी टकसाल के जर्नैल सिंह भिंडावाला को लोकप्रियता काफ़ी बढ़ने में मदद मिली और इसने ही खालिस्तान को चरमपंथी आंदोलन के रूप में बदला। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए, इनके विचारधारा को बढ़ने के लिए केवल इनके वैचारिक मत ही कारगर नहीं थे, इसके साथ एस्पेक्ट बहुत थे। आपको राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, और जो इन्वायरमेंटल कारण होता है किसी क्षेत्र विशेष में, वो भी कारण था। देखिए, अब रावी और ब्यास नदी के संदर्भ में कुछ विभाजन को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके संदर्भ में आपको ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई थी। तो ये घटना यही था। उसके बाद हत्या हुई थी इंदिरा गांधी जी की, तो सिख दंगे हुए थे और उसी के संदर्भ में ये सब चीज़ें चर्चा में है, तो आप लोग को जानिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है विश्वसनीय चुनाव परिणाम के लिए फेक न्यूज अंकुश जरूरी है। तो देखिए, इस न्यूज जो चुनाव सुधार हुए ना, उस पर 2 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैंने कवर किया, विस्तृत कवर किया था। 2 अगस्त 2022 का वीडियो आप लोग देखिएगा, तो आप लोग को चुनाव आयोग से संबंधित जो बहुत से सुधार किए गए उसमें फेक न्यूज़ के संदर्भ में भी चर्चा की गई है और विस्तृत चर्चा की गई, तो आप लोग उसे देखिएगा। हालांकि देखिए, ये बातें क्यों हो रही है इसे आप लोग जरूर अपडेट कर लीजिएगा। की पॉइंट जिन्होंने बनाया था दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप लोग को दिया भी गया है, तो आप इसे की पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा इसके अपडेट को। तो उसमें जो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार ने कहा है कि फेक न्यूज़, फर्जी खबरों का अंकुश लगाने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इस सकारात्मक दृष्टिकोण से विश्वसनीय चुनाव के नतीजे प्राप्त होंगे जो आज़ादी को बनाए रखने में मदद करेंगे। अब मैंने आर्टिकल 1 के संदर्भ में भी आपको बातें की, हेट स्पीच, फेक न्यूज़ के बारे में भी चर्चा की हुई है क्लास में, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ बातें क्यों हो रही थी, ध्यान रखिएगा। निर्वाचन प्रबंधन निकाय की भूमिका, प्रारूप और क्षमता विषय पर आयोजित की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के सत्र में बोला जा रहा था। हालांकि भारत में भी इसका आयोजन के संदर्भ में बातें उभर कर सामने आई है, जहाँ पर देखिए, जो अमेरिका के उप राजनयिक चार्ज डी अफेयर्स पद पर जो है एलिजाबेथ जोन्स ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध सबसे अधिक परिणामी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारत अमेरिका लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब भारत चुनाव प्रशासन पूरी दुनिया में मानक निर्धारित किए हैं, चुनाव को कैसे कराना, निष्पक्ष चुनाव कैसे कराना है। यहाँ तक कि आप ये जानिए, बहुत से देश है न, एक आपको चुनाव से संबंधित एजुकेशन लेने यहाँ पर आते हैं कि चुनाव कैसे संपन्न कराए। इतनी बड़ी जनसंख्या को आम चुनाव में, आम लोकसभा जो चुनाव होता है उसका चुनाव कराना या निष्पक्ष चुनाव कराना। और देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं ना जो विश्व में नहीं होता है, यहाँ पर लागू करना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, या तो हमें प्रिंट आउट देना अपने चुनाव का, ये सब चीज़ें देखिए बहुत बेहतर चुनाव सुधार के द्वारा किया गया है। किस प्रकार से लोगों को कोऑर्डिनेट करना है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रशासन को कोऑर्डिनेट करना है, इतनी बड़ी जनसंख्या के वोटिंग के लिए। तो इस प्रकार के जो नवाचार है उसको सीखने के लिए लोग आते हैं, और इसी प्रकार के जब मंच पर लोग जब आते हैं तो भारतीय चुनाव की प्रशंसा करते हैं। तो आप लोग को न्यूज़ को बस अपडेट करते चलना है, की पॉइंट को, कि कौन सा न्यू अपडेट आया है न्यूज़ में, मान लीजिए चुनाव आयोग के चुनाव सुधार में, तो आप लोग इसके उदाहरण आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, कि हाँ, इसमें हाल ही में जो नेचुरल प्रबंधन निकायों के लिए आपको निर्वाचन प्रबंधन निकायों की भूमिका, प्रारूप और क्षमता विषय पर आयोजित द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के बढ़ते जो लोकतांत्रिकरण स्वरूप को निर्वाचन आयोग ने किस ने भूमिका में अदा किया, तो इससे संबंधित चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अब चैनल को शेयर जरूर कीजिए। लगातार मैं 43 मिनट से बोल रहा हूँ, आप इतने देर में आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव है कर सकते हैं। साथ ही साथ
ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और ऐप पर जो चीज़ें दी जा रही है उससे ज़रूर परचेज कीजिए, सपोर्ट बनाइए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो। 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और हम लोग लाइव क्लास इसका लेंगे और बहुत बेहतर तरीके से लेंगे, आप लोग विश्वास रखिए। देखिए एक पीटी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न आपको स्टेट पीसीएस और जो गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पूछा जाता है। जैसे दक्षिण दिल्ली नेशनल मंडेला रोड के बीच 24 मीटर चौड़े सेंट्रल वर्क में पार्क बनाया जाएगा, जहाँ पर महात्मा गांधी की 50 फीट की प्रतिमा लगेगी। ठीक है, इस प्रतिमा में फाइबर रिफोर्स्ड प्लास्टिक के द्वारा बनाया जाएगा और यह 500 मीटर लंबाई के पार्क को विकसित करेगा। तो इसमें देखिए कीकड़ पेड़ का चर्चा है, आपको मैं की नोट्स पर इसको अपडेट कर दूंगा कीकड़ पेड़ की सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं पिक्चर दे नहीं पाता हूँ ना, पीडीएफ है तो पिक्चर यहाँ अपलोड नहीं होते। मैं आप लोगों को ग्रुप में या तो जो की पॉइंट हुआ कीकड़ के पेड़ के संदर्भ में आपको चित्र वहाँ अवेलेबल का, ताकि आप लोग विजुअली भी समझ जाए कौन सा पेड़ चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट है, 1 सेकेंड नीचे है, ऊपर सारे न्यूज इसी तरह आते हैं। देखिए मैंने आपको 27 अक्टूबर हाल ही में जीएम फसल के संदर्भ में चर्चा किया हूं, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सारे एस्पेक्ट उस पर चर्चा हो चुके हैं। जीएम फसल क्यों जरूरी है, जीएम फसल भारत में क्यों लाया जा रहा है, उस पर कमेटी कौन बैठी, इससे पहले किन जीएम फसलों के फसल की जा रही है, कितने जीएम फसल प्रायोगिक उत्पादन के लिए मंजूरी मिल चुकी है और वर्तमान क्या है, तो सभी पर चर्चा हो चुकी है ना। तो आप लोग 27 अक्टूबर का न्यूज़ देख लीजिएगा, उस पर सारे चर्चा, उसके अतिरिक्त जो न्यूज़ है आया है उस पर हम लोग आज चर्चा कर लेंगे। जैसे देखिए चालू जो रबी सीजन है उसमें ही जीएम सरसों का फील्ड ट्रायल शुरू किया जाएगा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के वैज्ञानिकों के देखरेख में किया जाएगा। और जीएम टेक्नोलॉजी में आपको देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जीएम सरसों की बुआई की जाएगी और कृषि क्षेत्र के थिंक टैंक नास और टास, याद रखिए दो नाम, थिंक टैंक है कृषि क्षेत्र के लिए। वैज्ञानिकों ने सरकार के इस पहल का स्वागत करते हुए बताया कि जीएम फसलों के किसानों के खेतों के पहुंचाने अभी भी 2-3 वर्ष लग जाएंगे अगर सभी चीज़ सही रहा तो। और जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार 20 वर्षों के नीतिगत पुंगता खत्म हो गई है। देखिए मैं जो शब्द यूज करता हूँ ना उस शब्द को अब वैलिड होता है, कुछ चीज़ें होती है। नीतिगत पुंगता का मतलब होता है कि नीतिगत फैसले लेने में इतनी देरी हो रही थी कि सरकार किस रूप से काम करेगी। देखिए जो वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही ना, भारत में से लागू करना, जब तक समय के साथ हम लोग लागू नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी के संदर्भ में बातें की गई है। और देखिए नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नास और ट्रस्ट ऑफ एडवांस ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज टास कृषि विज्ञान और शीर्ष संगठन ने यह थिंक टैंक कृषि क्षेत्र के निगत सहयोग तथा उन्नति के लिए काम करता है और लंबे समय से किया जा रहा। तो देखिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को, जैसे राष्ट्रीय कृषि विज्ञानी अकादमी जिसे हिंदी में बोला जाता है, या नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस नास जिसे बोला जाता है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। तो नास की स्थापना 1990 में, आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। यह अकादमी पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, कृषि विज्ञान सहित कृषि एवं कृषि उद्योग से बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आदि क्षेत्रों में कार्यरत है। इसका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी आधारित टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि के अलग अलग क्षेत्रों वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ाना और भारत के भीतर दुनिया के विश्व के वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न संस्थाओं के साथ या संगठनों के अनुसंधान लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। अर्थात समग्र रूप से समझिए कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करना। सिंपल सा लॉजिक में आप लोग ये सब समझ लीजिए। अब नेक्स्ट है द ट्रस्ट ऑफ द एडवांसमेंट और एग्रीकल्चर साइंसेज टास्क को याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ये जानिए। 3 से 6 जनवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई दिल्ली में डॉक्टर RS परोदा के समान अध्यक्षता में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 28वें सत्र में, याद रखिएगा 28वें सत्र में इसकी टास्क की है ना आपको चर्चा होती है। और 2001 में कांग्रेस का विषय था, विज्ञान जो कांग्रेस था विषय
खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा था, उसी के संदर्भ में ट्रस्ट की स्थापना 17 अक्टूबर 2002 को हुई थी, जिसका मुख्यालय भारतीय कृषि संस्थान RARI तो के नई दिल्ली में इसको गठित किया गया था। लोक कल्याण के कृषि के लिए एक त्वरित आंदोलन के रूप में इसे चलाने का प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य इसका मिशन क्या है? वैज्ञानिकों से बातचीत भागीदारी के माध्यम से कृषि विकास को उन्नति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है रणनीति इसकी क्या है, कैसे ये काम करता है, इसे आप लोग जान लीजिए। टास्क जो है कृषि अनुसंधान विकास के लिए नवाचार लाता है और मजबूत बनाने के लिए एक तटस्थ और जीवन थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। जैसे नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करती है, ऐसे ही कृषि के लिए जो IARI है उसके लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है आपको यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेटवर्कों के सहयोग और नवीन भागीदारी के माध्यम से अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों को निष्पादित करता है। इसके प्रमुख राजनीतिक जोर नीतिगत समर्थन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सूचना प्रसार, ज्ञान साझाकरण तथा ज्ञान का साझाकर्ता, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इसका प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, प्रमुख उद्देश्य इसका यही सब है, इसी रूप से काम करता है टास और नास। ध्यान रखिएगा, यह थिंक टैंक के रूप में काम करता है, नास और एक टास, और ये एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, नास टास को पूछा जा चुका है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब न्यूज़ ज़्यादा नहीं होगा, बस देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में गड़बड़ियाँ क्या क्या है। मैंने पहले भी कॉलेजियम के संदर्भ में बातें की हुई हैं, उसी में 2-4 बातें आप लोग को ऐड करना है। देखिए शंकरन जो शरण हैं उनके व्यक्तिगत विचार हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत से प्रश्न उकेरते हैं और जो सही भी लगता है। तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए गए हैं ना हरा रंग से, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ। पहले आप लोग को ये पेपर है ना दैनिक जागरण का जो पैकेज बना हुआ है ऐप पर, वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसका फ़ी मात्र रखा गया 299। अब इससे सस्ता दुनिया में क्या, इंडिया में क्या हो सकता है, आप सोच लीजिए। 365 दिन का PDF दोनों प्राप्त होगा, की पॉइंट प्राप्त होगा। अब इससे सस्ता अब 1 रुपया भी तो दर नहीं बैठा, और एक PDF में आपको 7 से 8 पेज तो होते ही हैं, अमूमन 10 पेज भी किसी PDF में चला जाता है। तो अब सोचिए कितना पैसा आपके PDF पर जा रहा है। आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा आपको क्या चाहिए। अब डेली एक ही चीज़ को मैं नहीं बोलूँगा, अभी भी देखिए जितना मुझे उम्मीद था इस पैकेज को लोग खरीदेंगे, इस लोग पैकेज की महत्ता को जानेंगे, उतना नहीं। हालांकि अभी भी संख्या ठीक है, पर मुझे था कि जितना मेरे ग्रुप में लोग ऐड हैं ना वो लगभग सभी लोग खरीदेंगे, क्योंकि सभी लोग मुझे लगता है कि वो पढ़ने के इरादे से जुड़े हमसे हैं। क्योंकि जो व्यूअरशिप है जो लगातार जिस तरह बढ़ रही है उसके आधार पे यही समझी जा सकती है। तो आप लोग देखिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना तो एक ही तरीका है, मेहनत कीजिए। अब मेहनत करने में कोई भी तकनीक को है ना अपनाइए जिससे आपका ना एग्ज़ाम क्लियर हो। एक्सक्यूज़ के लिए ना दुनिया कम पड़ जाएगी, दुनिया की धरती जितना है ना कम पड़ जाएगी, आसमान भी कम पड़ जाएगा और अंतरिक्ष भी कम हो जाएगा एक्सक्यूज़ के लिए। आप लोग अगर कोई एक्सक्यूज़ देते हैं ना उसके लिए सारी कायनात है ना कम पड़ जाएगी एक्सक्यूज़ के सामने। पर आपको क्लियर करना एग्ज़ाम ना, उसके सामने एक ही विकल्प है, एक ही मोटो हो सकता है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कि यह तभी क्लियर होगा जब आप मेहनत कीजिएगा एक तरीके से। अब ऐसा नहीं कि केवल मेहनत कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं कवर कीजिएगा, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को नहीं पढ़िएगा, टू द पॉइंट चीज़ों पर नहीं रहिएगा, तो आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होगा। मैं कटु शब्दों का प्रयोग करता हूँ हमेशा, क्योंकि आपकी वास्तविकता मुझे बताना है। ऐसा नहीं कि मुझे आपकी चापलूसी करके अन्य वीडियो जैसे और भी यूट्यूबर होते बहुत से चापलूसी करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। अगर ऐसा रहता है ना तो मुझे अभी मेरे चैनल पर बहुत सी चीज़ों को आप लोग देखे होंगे। लगातार मैं कंटिन्यू 43 मिनट तक आपको बोला, उस बीच में एक भी बातें बोला जब तक टॉपिक नहीं समाप्त हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ्लो नाम का भी कोई चीज़ होता है और एग्ज़ाम ओरिएंट टू द पॉइंट बात करना, उस बीच में कुछ ऐड बोल दिया या कुछ इस प्रकार की चीज़ों को बोल दिया तो उससे डाइवर्सन बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं सीरियस होकर चीज़ों को कवर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी उतना ही मेहनत कीजिए। और आपका रिजल्ट कैसे नहीं आएगा फिर हमको बताइएगा,
और सभी को नंबर मेरा पता है, पर्सनल नंबर मेरा पता है आप लोगों को है। डायरेक्ट एग्ज़ाम के बाद कॉल कीजिएगा, हाँ सर ये टॉपिक मैंने पढ़ा था और एग्ज़ाम में आया, मैंने सॉल्व नहीं कर सका। अगर सॉल्व नहीं कर सके तो आपने मेहनत उस तरीके से नहीं किया होगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ या जिस तरीके से एग्ज़ामिनर आपसे चाहता है। अगर वो टॉपिक आ गया है तो आप उसे हर हालत में सॉल्व करने की स्थिति में रहिए जिसे आपको कवर कर दिया गया है। अब चीज़ें देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यूपीएससी का जाके आप लोग जो यूपीएससी की जो है जो 2022 का आपको पेपर एनालिसिस किया गया है ना, उसको जाके टॉपिक उससे रिलेट कराइए कि हाँ उस टॉपिक को दैनिक जागरण में कवर कराया गया है या नहीं कराया गया, उस एस्पेक्ट को बताया गया है या नहीं बताया गया। अब मान लीजिए कॉलेजियम के बारे में बार बार प्रश्न आ रहा है तो इस साल इस बार इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होगा या नहीं होगा, इसके सारे एस्पेक्ट को मैंने कवर कर दिया है। 2-4 एस्पेक्ट बच गए जो समय के साथ बदलाव के साथ आएंगे, उसको भी मैं कवर कर दूंगा। तो कॉलेजियम से कोई भी प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछे तो क्या वो छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट रहा है ना, ये आपकी कमी है, ध्यान रखिएगा, ये आप केवल और केवल आपकी कमी है, क्योंकि इस चीज़ों को सीरियस होकर चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, सीरियस होकर चीज़ों को की नोट्स नहीं बना रहे, एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर नहीं कर रहे हैं। अब मैं जब स्टार कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट होगा तो होगा। अब इस साल के एग्ज़ाम में दिखे या अगले साल के एग्ज़ाम में, क्योंकि यूपीएससी है ना, सरप्राइज पैकेज आपको हमेशा देती है कि मान लीजिए इस साल बहुत चर्चा में उससे प्रश्न नहीं करेगा, उसके अंदर वाले पार्ट से पूछ लेगा, अब बाद में आपको अगला साल उससे एकदम विस्तृत क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को कवर करना है। हो गया बहुत, आप लोगों को ज्ञान मैंने अभी दे दिया, वो सब ज्ञान नहीं देना है, समझना है। यहाँ देखिए, हाल ही में आपको मैंने किरण रिजिजू जो सवाल किए थे कॉलेजियम न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में, देखिए मौजूदा व्यवस्था को उन्होंने अनुचित बताया था। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले के भी कानून मंत्रियों ने कॉलेजियम व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। पर आपको मैंने क्या बोला था पॉलिटी की क्लास में कि हमारा न्यायपालिका है ना, ब्रिटिश मॉडल से हटकर अमेरिकी मॉडल की तरफ आ गया है। अर्थात हम विधि के द्वारा स्थापित जो शासन है ना, उससे अलग हटकर विधि व्यवस्था को समसामयिक तरीके से मॉडरेट करते हुए चीज़ों को कवर करना। अर्थात हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से एक कदम आगे हटते हुए विधि द्वारा संचालित प्रक्रिया को हम लोग लागू करने लगे। तो न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र, इतनी स्पष्ट रूप से काम करने लगी है कि यह पैरेलल काम करती है। ध्यान रखिएगा, पहले बहुत सी चीज़ों को या कानून के जो हमारे संविधान उसके अनुरूप चीज़ों को कोऑर्डिनेट संसद कर सकती थी, पर जैसे ही मूल ढांचा का सिद्धांत आया ना, तो ये स्वतंत्र या सर्वोच्चता की स्थिति समतुल्य काम करने लगी। हालांकि हमारा संविधान सर्वोच्च है, ध्यान रखिएगा, उससे बाहर न्यायपालिका नहीं है, पर उसके पैरेलल आके काम करने लगी। तो इसी में देखिए एक बार न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद वो खारिज किया तो ठीक है, चलिए आपको लगा कि न्यायालय को असंवैधानिक है, तो क्या संवैधानिक कॉलेजियम व्यवस्था भी है? नहीं है। तो आप इसके लिए कोई विकल्प सुझाएं? नहीं सुझाएं। तो आप इसी व्यवस्था में जब एक पार्ट को असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं और एक पार्ट जो असंवैधानिक है या न संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था, ऐसे कॉलेजियम जो एस्पेक्ट है, जो कॉलेजियम का जो फॉर्मेट है, उसने तो आपने तो अपने जजमेंट में ना डेवलप किया है और आपके सिस्टम में ये फिट लग रहा है आपको कि इससे बहुत सी चीज़ें पूर्ति होती है, तो यह संवैधानिक कैसे हो गया? तो यही चीज़ न्यायपालिका नहीं समझती है। अगर संसद को उसके विरुद्ध में कोई चीज़ लग रहा है तो वह संवैधानिक हो सकता है, पर संसद या विधायिका को लग रहा है, विधायिका या कार्यपालिका को ऐसा लग रहा है कि आप असंवैधानिक प्रकृति का चलन कर रहे हैं, तो आपका भी तो विरोध विधायिका करेगी। तो अगर करती है तो आपको लगता है कि शक्ति का हनन हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग कि बीच की स्थिति समझिएगा। और उसमें आपको एक तरफ न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट की बात यहाँ नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विधायिका है, विधायिका मतलब संसद, और यहाँ पर कार्यपालिका मतलब प्रशासनिक अधिकरण, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या उसके संबंध जो चीज़ें होती हैं, ABCD ग्रुप के जो कर्मचारी होते हैं, तो उसके इनके कार्य गतिविधि आपको असंवैधानिक लगता है तो आप कर देते हैं असंवैधानिक। चलिए बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, संविधान के आगे कोई नहीं है। पर आपने जो
अपने जजमेंट में क्रिएट किया है, फर्स्ट जज, सेकेंड जज, थर्ड जज जजमेंट में आपने एक प्रक्रिया को डेवलप करके अपनी नियुक्ति के लिए, और विश्व में पहला ऐसा देश है भारत में जहां जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक आचरण का व्यवहार करती है, पर आपने चलन में से इतना इम्प्रूव कर लिया ना, ये लगता नहीं कि असंवैधानिक है। ध्यान रखिएगा, आम खट्टे हैं पर आम का रंग पीला है, समझ गए ना। तो लोगों को लगेगा कि आम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि इस प्रकार का चलन किसी सिस्टम में डेवलप नहीं होना। हाँ, किसी खास वक्त खास दौरान आपने किया था, एक उस वक्त की व्यवस्था के संदर्भ में ये सही था, पर वर्तमान संदर्भ में देखिए अभी जजों की कमी हो रही है। आपको मैंने कल भी न्यूज इस पर एनालिसिस किया, उसका कहीं ना कहीं कॉलेजियम भी कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, क्यों कमी रह रही है लगातार। और यहाँ पर देखिए दो चीज़ें और बात की गई है इनके द्वारा, जो हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश है अपने मूल दायित्व, यानी जो हमारे जो वर्तमान कानून मंत्री उनके द्वारा बात की गई है कि वरिष्ठ न्यायाधीश अपने मूल दायित्वों से अधिक अगली नियुक्ति की चिंता में रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जजों का आधा समय और दिमाग अगला जज तय करने में खर्च होता है, और ऐसी नियुक्ति व्यवस्था संविधान की भावना से परे है। आपको देखे ही होंगे ललित जी हों या उससे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, या वर्तमान में जो बनने वाले हैं, उनके बीच देखिए कार्यकाल समाप्त होने से 2 माह पहले, 1 माह पहले ही सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें बहुत सी मीटिंग होती होगी, बहुत सी चीज़ें, निर्णय लिया जाता होगा, समय तो लगता ही होगा ना। इस प्रकार अगला जयललित जी, वो भी अगला जो न्यायाधीश चयन किए हैं उनमें भी समय लगा होगा। तो यही बात करना चाहते हैं। आपका काम क्या है? न्यायाधीशों का काम यह है कि न्यायालय में केवल न्याय करना है, न्याय के अलावा आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई प्रशासनिक करना। अब देखिए हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में जज जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और जो बेंच होता है उनका, वो जो आपको याद रखिए कि वो जो है ना लोअर जजों की नियुक्ति होती है, उसमें प्रत्यक्ष भूमिका उनका रहता है। तो बताइए न्याय कब करेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं ना, आपको जब पॉलिटी वाला क्लास होगा तो विस्तृत उससे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल इतना ही समझिए कि कार्य करना कुछ है और आप कार्य कर रहे हैं कुछ और ही। तो यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ के, इसी को लेकर, और इसके बाद बहुत सी अक्षमता डेवलप होती है, कार्यकरण में प्रवृत्ति बदलाव आता है। तो ये सब समस्याएं देखने को मिलेगी, यही सवाल उठाया जा रहा है बार बार। ऐसा नहीं कि पहले भी बातें की गई थी। देखिए जस्टिस कर्णन के मामले में करते हुए कुछ वर्ष पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। खुद स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के लोग, कर्नल जो थे, कर्णन मामला आया था उसके संदर्भ में, तब कानून मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका कर रही है तब तक कर्णन जैसे लोग न्यायाधीश नहीं हुए हैं। ध्यान रखिए, कार्यपालिका जब तक जो जजेज जो फर्स्ट जज, सेकेंड जज के बाद कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप, उससे पहले कार्यपालिका ही नियुक्ति करती थी। तो कर्णन जैसे न्यायाधीश नहीं आए पर वर्तमान में आ रहे। इसके कारण क्या है? इसके लिए आपको साफ संकेत दिया। सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायपालिका ने अपने हाथों में ले ली है। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज किया गया, इसे आप लोग समझिएगा। तब से नियुक्तियों में गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है। और एक शब्द के बाद यहाँ जजमेंट लिखने में वेतन नहीं मिलता है। किसी न्यायाधीश से पूछा गया था तो तुनक में अर्थात अकबकाहट में या तो इस प्रकार उत्तेजना में ये बात बोले थे, जजमेंट लिखने के लिए पैसा नहीं मिलता, तो फिर उनके लिए क्या के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है? लाखों रुपया। तो ये चीज़ें समझिएगा, अक्षमता कहीं डेवलप होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में आपसी राजनीति, भाई भतीजावाद, अनुसूचित व्यवहार को चर्चा सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आम है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको मैंने पहले भी कवर किया है, तो आप लोग इससे समझिएगा कि ये सब टर्मिनोलॉजी यहाँ भी यूज है। जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद होता है ना, वैसे यहाँ भी होता है। कॉलेजियम मीटिंग को लेकर वरिष्ठ जजों के सहयोग नहीं मिलता है। भाई भतीजावाद तो अंकल जज का मुहावरा भी बन गया। ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं। तो ये सब चीज़ों पर आप लोग नज़र रखिएगा। चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, सारे अंडरलाइन कर दिया गया है। आपको इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें नहीं समझना, पहले मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया। जो रेगुलर स्टूडेंट दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे मर्म में क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ।
आप लोग कॉलेजियम व्यवस्था के संदर्भ में जो चीज़ें बताई गई उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो एक आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगा, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है कॉलेजियम व्यवस्था का, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर समय मिले तो आज ये आर्टिकल आप लोग स्वयं पढ़िएगा। इस पर कुछ विशेष नहीं, प्राचीन भारतीय विज्ञान के आधुनिकता का संदर्भ में उपयोगी किस रूप से है, तो इस पर चर्चा किया गया है, तो इसे एक बार देख सकते हैं और कहीं केस स्टडी के तौर पर एग्जाम्पल आप लोग पुट कर सकते हैं। अब देखिए, आज से शुरू होगा डिजिटल रुपया का दौर, तो एक नया कदम देश में लगाया गया है। पहले जो बजट 22-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि आरबीआई प्रायोगिक तौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रायोगिक तौर पर सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन में अभी डिजिटल मुद्रा का उपयोग किया जाएगा। तो पीटी में पहले तो आपको यही प्रश्न पूछ देगा, यूपीएससी में अगर इसके संदर्भ में प्रश्न क्रिएट करेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2, 3 के संदर्भ में दे देगा कि यह प्रायोगिक सर्वप्रथम इसका प्रायोगिक उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद लेन देन में किया गया। तो ये सही कथन इसी तरह कथन बनाकर दे देगा, तो आप उसे समझिएगा। आरबीआई ने देश के 9 सरकारी और निजी बैंकों की इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। तो 9 बैंक और निजी बैंक, 9 बैंकों को दिया है, सरकारी और निजी बैंक को। बैंक कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए लिस्ट में दिया हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक, एचएसएसबी बैंक। तो ध्यान रखिएगा 9 बैंकों की अनुमति सर्वप्रथम दी है सेंट्रल डिजिटल जो करेंसी है उसके संदर्भ में। अब आरबीआई ने यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग किया, अगर सफल होता है तो इसका इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि डिजिटल रुपये के पायलट प्रोजेक्ट के कुछ खास स्थलों पर चयनित ग्राहकों और कारोबारियों के बीच 1 महीने तक चलाया जाएगा ताकि इसके आउटपुट समझे जाए और देश में लागू किया जाए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर करना है। और देखिए, वित्तीय लेन देन की वर्ष 2020 में एक कमेटी बैठी थी, उसके बाद ये अनुशंसा किया था। सारी चीज़ों को मैंने पहले ही कवर किया है, तो जो कवर किया है उस पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। बस यह देखिए कि 9 बैंकों का याद रखिएगा, नाम कहाँ पर सबसे पहले लागू किया जाएगा ये याद रखिएगा, और इसके क्या एस्पेक्ट है उसको याद रखिएगा। 2022-23 के बजट में सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी की चर्चा की गई थी। तो ये सब एस्पेक्ट इसके हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी ओरिएंट चीज़ों में कवर किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलेंगे। एक पीटी ओरिएंट चीज़ है, उसको एक जगह मैंने कहीं, हाँ एक देखिए पीटी ओरिएंट है। ब्राज़ील जो हमारा बहुत ही सहयोगी देश है और ब्रिक्स देश का सहयोगी पार्टनर है, उसके देश में नेता चुने गए राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति जो होंगे वामपंथी नेता लुइज इनिसियो लुआ डा सिल्वा। तो याद रखिएगा, ज़्यादा नाम याद नहीं याद आएगा तो लूला डा सिल्वा या लूला याद रखिए, वो अगले राष्ट्रपति होंगे और वो नए राष्ट्रपति के तौर पर आपको जनवरी में शायद शपथ लेंगे। देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ था जनवरी, नए साल में 1 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे तो नए राष्ट्रपति के तौर पर। तो देखिए इस प्रकार के पीटी फैक्ट में आपको स्टेट पीसीएस में या तो वनडे एग्जाम में पूछ देता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को कवर करना है। तो चलिए फिर कल हम लोग नए एक वीडियो एनालिसिस तक मिलेंगे, और जो भी चीज़ें दी जा रही है युक्ति आइस पर उसका लाभ लीजिए ताकि आपका इम्प्रूवमेंट 100% हो और आपका एग्ज़ाम निकल सके। जो भी क्यूरी हो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के संदर्भ में आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।